जय हिंद मेरे मित्रों और साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और कहना भी चाहेंगे कि आपकी सपनों की उड़ान का हम वंदन करते हैं। अल्फा एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो जैसा कि मित्रों आज हम लेकर आए हैं वेलकम टू हिंदी प्रैक्टिस सेट 5, यानी इसके पहले हमारी वेलकम टू हिंदी प्रैक्टिस सेट 4 हो चुका था और आज हम लेकर आए हैं वेलकम टू हिंदी प्रैक्टिस सेट 5। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आप भी हमारे साथ लगे रहिए। और गोलू तुम भी ढेर चक्कर पकड़ कर रहे हो, ठीक है। इधर देखो, इधर इधर, ठीक। चलो तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और आपको स्क्रीन पॉइंट पे ही दिख गया कि इसमें आज टॉपिक होने क्या वाला है। ठीक है, संधि से, विशेषण से, पर्यायवाची से, समास से बहुत सारे आपको इसमें प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम अपना आज का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या है, ये रहा, गायक का संधि विच्छेद है। अब जरा देखते हैं गायक का संधि विच्छेद क्या होगा। गायक का संधि विच्छेद, तो कहेंगे गायक का संधि विच्छेद होगा गा प्लस यक। ये तो नहीं होगा, जो नहीं होगा आप उसको काट दीजिए, जो नहीं होगा उसको काट दीजिए। गाय प्लस इक होगा, ये भी नहीं होगा। ग प्लस आयक होगा, तो थोड़ी देर के लिए इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो आपको बताना चाहिए कि ये भी नहीं होता है। गय प्लस अक होता है, कहेंगे ये कैसे होता है। इसमें है आपकी अयादि संधि। क्या है, ये अयादि संधि है। और इसका नियम क्या होता है, यदि प्लस के पहले ए, ऐ, ओ, औ आया, प्लस के बाद असमान स्वर यदि आता है, असमान स्वर, तो ये क्या होता है, जो ए होता है ये अय में बदलता है और जो अय होता है वो आय में बदलता है। तो बताइए क्या है, इसके पहले अय है तो अय किस में बदलेगा, आय में। तो यानी क्या हो गया, ये गाय हो गया। क्या हो गया, गाय। और इसके बगल में क्या है, अक, तो जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, गायक। ठीक है, चलिए आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताएंगे। इसमें आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आपके स्क्रीन बोर्ड पे ही लिखा था कि हर सवाल का क्या होगा, डीएनए होगा टेस्ट। ठीक है, तो चलिए इसका भी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह रहा हमारा दूसरा प्रश्न। क्या दिया है, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है। वाक्य में संज्ञा कहाँ होगी भाई, रेखांकित वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है, ये होना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें रेखांकित वाक्य कौन सा है। तो इसमें रेखांकित वाक्य नहीं दिया है, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि वो वाक्य कौन सा है। ये नदी में पूछ रहा है, क्योंकि हमने जब दिया था मटेरियल बनाने के लिए तो उसमें था, शायद टाइपराइटर से थोड़ा सा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। रेखांकित वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा, यानी रेखांकित क्या था, नदी था। तो बताइए नदी क्या है, कहेंगे नदी आपका कौन सी संज्ञा है, तो कहेंगे नदी हमारा जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, कहेंगे जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जिससे एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो नदी हो गया, पहाड़ हो गया, झरना हो गया, ठीक है, गाय हो गया, बंदर हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चिड़िया हो गया, बाज हो गया, तोता, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जब इनके नाम की बात आएगी, जैसे नदी का नाम गंगा, तो व्यक्तिवाचक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मत कहना कि बाज तो भी नाम है, तो क्या बाज व्यक्तिवाचक नहीं, बाज जातिवाचक है। कहेंगे बाज उसका नाम नहीं, उसकी प्रजाति का नाम है। बाज एक प्रजाति है, एक पक्षी की प्रजाति है, उसका नाम है। तो मत सोचिए कि बाज हमने बोला तो बाज व्यक्तिवाचक है, नहीं, वो भी जातिवाचक है। गाय भी जातिवाचक है, जानवर की प्रजाति है गाय। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी व्यक्तिवाचक संज्ञा आप जानवे करते हैं क्या होता है? भाववाचक, जिसे हम छू सकते हैं, न छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, क्या होती है, भाववाचक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द, तो देखिए आपको बताया था लिंग पहचानने का 2 तरीका होता है, या तो क्रिया द्वारा, क्रिया वाक्य से हम मतलब उस शब्द से वाक्य बनाएंगे, और क्रिया रहा है कि रही है, मतलब किस में जा रही है, पुल्लिंग में कि स्त्रीलिंग में, इससे पहचान जाएंगे। या क्या करेंगे, सर्वनाम लगाकर, मेरा, मेरी, तेरा, तेरी, हमारा, हमारी। तो हमने कहेंगे रचना, मेरी रचना या रचना हुई, तो क्या पता चल रहा है, ये स्त्रीलिंग है, तो यानी ये होगा नहीं, पुल्लिंग पूछा है। मेरी प्रार्थना, प्रार्थना हो रही है, तो क्या होगा, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। मेरा पत्र या पत्र लिखा गया, तो क्या हो गया, ये है आपका
पुल्लिंग है। मेरी आज्ञा ये भी क्या है, स्त्रीलिंग, यानी हमारा ऑप्शन ये सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न। क्या दिया है, चौथाई शब्द में विशेषण है। अब बताइए, कहेंगे विशेषण क्या होता है, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने कहा कुत्ता काला है, तो कुत्ता क्या है, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, चाहे कोई संज्ञा है। अब कुत्ता के बारे में आपने क्या बताया, कुत्ता काला है, तो काला शब्द क्या हो गया, उसका विशेषण हो गया। तो विशेषण आपको पता है 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो ये जो चौथाई आता है संख्यावाचक में आता है, और संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, ये संख्यावाचक के 2 होते हैं, क्या क्या कहेंगे, निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक में 2 होते हैं, एक गणनावाचक और एक मतलब एक की गणना कर सकते हैं, की गणना नहीं कर सकते हैं। तो गणनावाचक में जब आप आएंगे, गणनावाचक में, गणनावाचक सॉरी निश्चित है, कई उपयोग हैं, गणनावाचक में 2 होते हैं, एक पूर्ण होता है और एक अपूर्ण होता है। ठीक है, जैसे पूर्ण में क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे सब आते हैं। ठीक है, अपूर्ण में क्या, आधा तिहाई चौथाई करके ऐसे आता है। ठीक है, तो क्या पता चौथाई, तो चौथाई कहेंगे अपूर्ण में आएगा, अपूर्ण बोधक विशेषण आएगा, अपूर्ण बोधक गणनावाचक विशेषण आएगा। तो हमारा ऑप्शन ये होगा। कहेंगे क्रमवाचक में क्या होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्या होता है, क्रमवाचक होता है। ठीक है, गणनावाचक तो इसी का भेद था ये। आवृत्तिवाचक में क्या होता है, सॉरी उल्टा बोल दिए, क्या लग रहा है, ठीक है लग रहा है उल्टा बोल दिया, हाँ नहीं सही है। आवृत्तिवाचक में क्या होगा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, ये सब किसमें आते हैं, आवृत्तिवाचक में आते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आज का हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो रेखांकित पद दिया नहीं है, यही है सेवक को। ठीक है, सेवक को कंबल देता है। ठीक है, तो कंबल क्या हो गया, कंबल तो मान लीजिए आपका शायद कर्म, कंबल आपका कर्म हो गया, लेकिन किसको देता है, सेवक को। तो ये देखिए, राजा सेवक के लिए भी तो कह सकते कंबल देता है, तो आपको को तो कर्म का होता है, लेकिन यहाँ कर्म नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए आप बने राजा सेवक के लिए कंबल देता है। तो जब के लिए किसका होता है, कहेंगे संप्रदान कारक का होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, संप्रदान होगा। इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा कि को लगा दिया तो कर्म है, नहीं कर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि राजा ने कार्य किसके लिए किया, राजा ने कंबल, कंबल तो कर्म है, और ये कंबल देने का कार्य किसके लिए किया, तो कहेंगे सेवक के लिए किया। तो सेवक क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 6वां प्रश्न, मैंने आम खा लिया, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचान है। वाह क्या क्वेश्चन है। ठीक है, आम का सीजन भी आ रहा है। ठीक, चलिए, तो मैंने आम खा लिया, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने, अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन। देखिए अपूर्ण में क्या होता है, जब क्रिया पूर्ण नहीं हो चुकी होती, मतलब जारी रहती है, तो उसे बोलते हैं अपूर्ण। जैसे वह जा रहा था, वह जा रहा था, मतलब क्या क्रिया पूरी हुई है, क्रिया भी जारी है, मतलब पूर्ण नहीं है, तो क्या है, अपूर्ण है। हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, हेतु हेतु मतलब जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, तो वहां पर क्या होता है, हेतु हेतु मद भूतकाल। जैसे राम ने पढ़ाई नहीं की, इसीलिए वो परीक्षा में फेल हो गया। तो पहली क्रिया क्या थी, राम ने पढ़ाई नहीं की, इसीलिए वो परीक्षा में फेल हो गया, मतलब क्रिया बीत चुकी है, और पहली दूसरी क्रिया पहली पर आधारित थी, इसलिए क्या है, हेतु हेतु मद। तो क्या लिखें, राम ने पढ़ाई नहीं की, इसलिए फेल मतलब असफल हो गया। ठीक, चलिए, पूर्ण भूतकाल क्या होता है, जब क्रिया पूरी हो चुकी होती है, जब क्रिया पूरी हो चुकी होती है। जैसे वह खाना खा चुका है, खाना खा चुका है,
तो इसमें क्या है, क्रिया पूरी हो चुकी है। ठीक, चलिए आसन्न भूतकाल, तो यानी जब 3 ऑप्शन तो पता चल गया कि नहीं है, तो हमारा होगा क्या, आसन्न भूतकाल। इसमें यह बोलता है कि जब क्रिया भूतकाल में तुरंत समाप्त हो या उसके तुरंत समाप्त होने का पता चले तो क्या कहलाता है, आसन्न, आसन्न निकट, यानी अभी अभी काम तुरंत समाप्त हुआ है तो क्या है, आसन्न भूतकाल। यानी मैंने आम खा लिया, ऐसा लग रहा है हमने अभी खा के खत्म किया है, इसलिए आसन्न भूतकाल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 7वां प्रश्न। क्या दिया है, कहेंगे वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद है। तो अव्यय के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अव्यय क्या होते हैं। तो वे शब्द जिनके रूपों में लिंग विभक्ति कारक वचन के द्वारा हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उनका कोई भी रूप चेंज नहीं कर सकते हैं, वे अपने रूप में ज्यों का त्यों बने रहते हैं, तो ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है अव्यय पद, कहेंगे वह सर्वनाम है, इसमें आप बदल सकते हैं, वह का वे हो जाता है। ठीक है, अपने का अपना अपनी ये बदल सकते हैं आप क्रिया के रूप में। गीत क्या है, गीत आपकी संज्ञा है, इसका मतलब बचा क्या, तो कहेंगे हमेशा, ये क्या है, अव्यय पद है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 7वां क्या दिया है, कहेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो आपको पता है तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् मतलब होता है वह, और सम मतलब समान। किसके समान, संस्कृत के समान। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं तत्सम कहलाते हैं, और जो संस्कृत के समान नहीं होते हैं वे तद्भव कहलाते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा शब्द तत्सम है, तो कहेंगे माँ। माँ क्या है, तद्भव, इसका तत्सम मातृ होता है। ठीक है, मछली का तत्सम क्या होता है, मत्स्य होता है, यानी ये भी क्या है, तद्भव है। केला का तत्सम क्या होता है, कदली होता है, यानी ये भी क्या है, तद्भव है। तो बचा क्या, अमूल्य, ये आपका तत्सम है। तो कहेंगे इसका तद्भव क्या होता है, तो इसका तद्भव अमोल होता है। क्या होता है, अमोल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते 9वें प्रश्न की तरफ। क्या दिया है, खगेश का पर्यायवाची है, खगेश का पर्यायवाची है। तो क्या होगा खगेश का पर्यायवाची, जरा देखते हैं खगेश का पर्यायवाची क्या होता है भाई। तो कहेंगे खगेश, खग प्लस इस, इसमें गुण संधि है, खग प्लस इस, इसमें क्या है, गुण संधि है। ठीक, खग मतलब होता है पक्षी, इस मतलब होता है श्रेष्ठ, स्वामी, मालिक, अर्थात पक्षियों में जो है श्रेष्ठ किसे बताया गया है, गरुड़ को बताया गया है। ठीक, तो इसका मतलब वासुदेव तो होगा नहीं, ये कृष्ण का है। ठीक है, वाक मतलब वाणी होती है, आवाज होती है। ठीक, विधु मतलब चंद्रमा होता है। तो कहेंगे बचा कौन, तो कहेंगे वैनतेय, ये क्या है, खगेश का पर्यायवाची है, और ये है क्या, गरुड़ का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, आपको पता है ना पक्षियों का राजा भी किसे कहा गया है, गरुड़। बाज भी होता है, जैसे जंगल का राजा शेर, वैसे आसमान का राजा कौन होता है, बाज होता है। ठीक है, चलिए क्योंकि एक फाल्कन बाज की प्रजाति होती है, तो ये अच्छे खासे समझदार होते हैं, उनको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग होती है, एयरपोर्ट पे उनको छोड़ दिया जाता है, वो आसमान में उड़ते रहते हैं जितनी दूर फ्लाइट आती है, क्योंकि पक्षी ने उससे टकरा जाए इसलिए कभी कभी समस्या होती है। तो जब बाज आसमान में उड़ता है तो उसमें राज किसका होता है, कहेंगे उसी का होता है। तो आसमान का राजा गरुड़ या बाज को कह सकते हैं, उसी की प्रजाति में आता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक, चलिए क्या है, इनमें से स्वर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, स्वर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछा है। इसका मतलब क्या होगा, कहेंगे वैकुंठ है, दिव्य धाम है, गौ है, नाक है। तो आपका ध्यान तो पहले ही जाएगा कि नाक क्या है, स्वर का पर्यायवाची हो ही नहीं सकता भाई, नाक तो ये है। तो याद रहिएगा, इस भ्रम में मत रहिएगा, एक नई चीज आप सीख लीजिए। ठीक है, वैकुंठ का स्वर का पर्यायवाची ये भी है, ये भी है, ये भी है। हाँ, आप सोच रहे होंगे ना, ये नाग स्वर का पर्यायवाची है, आज से इसको याद रखिएगा। ये गौ इसका पर्यायवाची नहीं होगा, क्योंकि ये गौ किसका है,
गाय का है। और भी इसके कुछ पर्यायवाची जैसे सुरलोक होता है, देवलोक होता है, देवलोक भी होता है, देवलोक भी होता है, परम धाम भी होता है। ये सब क्या है? स्वर के पर्यायवाची हैं। ये सब भी स्वर के पर्यायवाची, लेकिन गौ स्वर का पर्यायवाची नहीं। लेकिन इसको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्या? इसको, नाक को। ठीक है, क्या है? ये भी स्वर का पर्याय नहीं वाला आंसर आपका ये सही होगा, आंसर ये सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वें प्रश्न, 11वें प्रश्न तब क्या दिया है? मंद बुद्धि में समास है। ठीक है, मंद बुद्धि, तो कहेंगे मंद बुद्धि में समास कौन सा? कहेंगे अव्ययी भाव तो है नहीं, बहुव्रीहि तो है नहीं, द्वंद्व तो होगा नहीं, तो बचा क्या? कर्मधारय। तो कर्मधारय में क्या है? धर्म बुद्धि, यानी ऐसी बुद्धि जो धर्म के विषय के लिए हो, यानी धर्म विषयक बुद्धि क्या कहलाती है? धर्म के लिए है जो बुद्धि, यानी धर्म के विषय के लिए है जो बुद्धि, यानी अर्थात धर्म विषयक है जो बुद्धि, तो क्या होता है? कर्मधारय। ठीक है, क्या बनेगा? कर्मधारय समास बनेगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या हो गया भाई तुम्हें? 11 हुआ था ना? हाँ, चलिए 12वां प्रश्न क्या दिया है? निम्नलिखित में कौन सा स्थायी भाव नहीं है? तो कहेंगे पहली बात तो स्थायी भाव होता क्या है? तो स्थायी भाव आप रस में पढ़े होंगे। ऐसा भाव जो व्यक्ति के मन में पहले से विद्यमान होता है उसको अस्थायी भाव बोलते हैं, और इसकी संख्या 9 मानी गई है। कभी कभी कंडीशन के अनुसार 11 भी हो जाती है, 2 बढ़ जाते हैं। कौन कौन से बढ़ते हैं जब आपको समास रस पढ़ाएंगे तब बताएंगे। फिलहाल अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? निर्वेद, ये शांत रस का स्थायी भाव होता है, ये शांत रस का होता है। जुगुप्सा, ये विभत्स का होता है, विभत्स का होता है। हास, हास्य का होता है। ठीक है, तो बचा क्या? विषाद, ये स्थायी भाव नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? यही सही होगा। ठीक है, शांत रस के बारे में आप जानते हैं, जब इंसान क्या वैराग्य ले लेता है दुनिया से, जब इंसान दुनिया से वैराग्य ले लेता है, उसको मोह माया से भूल जाता है, तो वहां पर उसको शांत रस की प्राप्ति होती है। जैसे कबीरदास, बड़े बड़े जो अच्छे खासे सन्यासी थे, वो क्या थे? बिल्कुल दुनिया से वैराग्य ले लिए थे। ठीक है, और एक इसका उदाहरण भी है कि मनवा तो पंछी भया, नहीं शायद कुछ ऐसे था, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, ये सूरदास की पंक्ति थी। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज को आवे। ठीक है, तो जब इंसान एक बार सन्यासी हो जाता है ना, तो क्या करता है इस चीज में? शायद ये इसका एग्जाम्पल ये भक्ति रस का है, सॉरी गलती से बोल दी, ये भक्ति रस का है। ठीक है, शांत रस का नहीं है। चलिए, जुगुप्सा यानी विभत्स, यानी घृणा की जब बात होती है तो वहां पर कौन सा रस होता है? कहेंगे विभत्स रस होता है। कहेंगे इसमें कैसे होता है? तो आप इसके एग्जाम्पल आप रस में पढ़े होंगे। ठीक है, इसमें बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे कि ऐसे था कि कुछ एक एग्जाम्पल इसका था कि एग्जाम्पल थोड़ा दिमाग से हमारे निकल रहा है। ठीक है, अभी याद आता है तो हम बता देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हास्य आपको पता है, पुनि पुनि मुनि उकसहि उकलाहि, देखि दशा हरगन मुस्काई। शीश पर गंगा से, भुजनी भुजंगा से, हास्य ही को भयो दंगा, नंगा के विवाह में। तंबूरा ले मंच पर, बैठे प्रेम प्रताप। ठीक है, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, तब तक खिसक चुके थे श्रोता। तो ये सब क्या है? हास्य रस के उदाहरण हैं। ठीक है, हाँ, इसका याद आ गया, जैसे घर में लाशें, बाहर लाशें, जहां देखो वहां लाशें, सड़ती लाशें, नुचती लाशें, ऐसे करके कुछ इसके एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। वो मतलब सुनने के बाद ही आपको घृणा यानी आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न क्या दिया है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सबसे बात आपका ध्यान कहाँ जाएगा? एक मनुष्य यहाँ आया है, एक मनुष्य यहाँ आया है, तो कहेंगे इसका मतलब तो इसमें यमक होगा। हम कहेंगे बिल्कुल गलत। यमक कहता है कि एक शब्द एक से अधिक बार आया, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। श्लेष में एक शब्द आता है, ये भी नहीं है, ये दोनों भी नहीं है। बच गया रूपक। रूपक में क्या कहता है? रूपक में जब किसी एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना, मतलब जब क्या कहते, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, यानी बिना भेद किए जब आरोप होता है तो वहां पर क्या होता है? रूपक होता है। जैसे मुखचंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता।
ठीक है, ये क्या है, रूपक अलंकार है। ठीक, ये भी नहीं बचा अनुप्रास। कहेंगे अनुप्रास कैसे होगा, अनुप्रास में तो किसी एक वर्ण की पुनरावृत्ति होती है। तो अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, उसमें एक होता है आपका लाटानुप्रास। क्या होता है, लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में कहता है कि जब कोई शब्द रिपीट होता है लेकिन उसका आशय उसी के पक्ष में होता है, जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, इसमें क्या एक कामा का फर्क होता है। रोको मत, यहां लगा दो कामा, जाने दो, मत रोको जाने दो, कहेंगे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो क्या आशय बदल जाता है। जैसे मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, दोनों आशय क्या है, एक ही है। ये भी आप इस एग्जांपल सुने हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अपूत कपूत तो क्यों धन संचय। मतलब जब पुत्र सपूत है तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो अपने कमा लेगा। फिर कहता है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यानी जब पुत्र क्या है, कुपुत्र है, नालायक है, तो उसके लिए धन इकट्ठा मत कीजिए, वो भी क्या करेगा, खत्म कर देगा। तो बात दोनों एक ही है। यहाँ पर वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी एक मनुष्य की बात एक दूसरे मनुष्य के लिए हो रही है। तो यहाँ क्या होगा, लाटा। और ये किसका भेद है, कहेंगे अनुप्रास का है। तो हमारा आंसर ये सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 14वां प्रश्न। क्या है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या था। हिंदी का प्रथम मौलिक, तो कहेंगे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु था, जिसको किसने लिखा था, लाला श्री निवास दास, लाला श्री निवास दास। ये है। कहेंगे ये आनंद मठ किसका है, तो कहेंगे ये तो है बंकिम चंद्र चटर्जी का है। जो वंदे मातरम के रचयिता है ना, वही बंकिम चंद्र चटर्जी, उसी में से आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, वंदे मातरम सुफलम सुजलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। ठीक है, गबन, कहेंगे ये प्रेमचंद्र की रचना है, प्रेमचंद, याद रखिए शुद्ध वर्तनी है। ये किसकी होने है, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम लिख दे रहे हैं। तितली किसकी है, कहेंगे तितली किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15वां क्या, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो किसका है, कहेंगे रामचंद्र शुक्ल का है चिंतामणि निबंध। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, कौन सी है, शिव शंभु के चिट्ठे, शिव शंभु के चिट्ठे। ठीक है, ये भारतेंदु युग के कवि थे और सबसे अंतिम कवि थे कौन, बाल मुकुंद गुप्त। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कूटज, क्या है, कूटज। अनाम दास का पोथा, वाण भट्ट की आत्मकथा, किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अब बचे श्याम सुंदर दास, इनकी रचना है भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान। साहित्य लोचन किसकी है, श्याम सुंदर दास की है। ठीक, चलिए ये आज का हमारा, इसके बाद भी कितने प्रश्न हैं, ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। क्या दिया है, अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने हवन करवाया। तो भाई कोई गाना याद आ गया, हवन करेंगे हवन करेंगे। ठीक है, घर में अगरबत्ती जलाई, तेल के दिए जलाएं, घी के दिए जलाएं। ये एक मुहावरा दे दिया भाई, घी के दिए जलाएं मतलब खुशियां मनाना होता है। यानी अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने क्या किया, खुशियां मनाई, यानी इसका मतलब घी के दिए जलाएं। ये रहा हमारा आज का अंतिम प्रश्न। इसके बाद हमारा अगला सेशन आने वाला है वेलकम टू हिंदी प्रैक्टिस सेट 6, जिसमें हम आपको गद्यांश लेकर आएंगे, अपठित गद्यांश। ठीक है, तो चलिए ये आज के सेशन यही तक है। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार। ठीक।